नमस्ते। चलिए फटाफट समझते हैं कि भारत में प्रोविडेंट फंड के लिए मूल वेतन की कहानी कैसे बदली है। आप सोचिए, पिछले 70 सालों में ना आपकी पीएफ कटौती किस सैलरी पर हो, ये नियम बदलते रहे हैं, कभी कोर्ट के फैसलों से, कभी कानूनों से, और इसका सीधा असर पड़ता है आपकी रिटायरमेंट बचत पर और कंपनियों के कंप्लायंस पर। तो पहला देखिए 1962 का ब्रिज एंड रूफ मामला। शुरू में क्या था, ईपीएफ एक्ट ने कहा भाई बोनस, एचआरए जैसे भत्ते मूल वेतन नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, जो पेमेंट सबको एक जैसा नहीं मिलता, जैसे प्रोडक्शन बोनस, वो मूल वेतन नहीं है। लेकिन इससे क्या हुआ, कंपनियों को एक रास्ता दिख गया, मूल वेतन कम कर दो, भत्ते बढ़ा दो और पीएफ कम भरो। इसे ही वेतन विभाजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट 2019 का विवेकानंद विद्या मंदिर फैसला, इसने खेल बदल दिया। कोर्ट ने वेतन विभाजन रोकने के लिए कहा देखो भाई, अलाउंस का नाम चाहे कुछ भी हो, अगर वो सबको बिना शर्त रेगुलर मिल रहा है ना, तो वो असल में मूल वेतन ही है, बस छिपा हुआ है और उस पर पीएफ कटना चाहिए। अब जिम्मेदारी कंपनी की है कि वो साबित करे कि अलाउंस सच में अलग है, वरना उसे मूल वेतन ही माना जाएगा। और तीसरा, भविष्य का 50% नियम, यह सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का हिस्सा है, जो अभी पूरी तरह लागू होना बाकी है। ये कोर्ट के टेस्ट की जगह एक सीधा सा हिसाब लाता है। अगर आपके जो भत्ते मूल वेतन में नहीं हैं, वो कुल सैलरी के 50% से ज्यादा हैं, तो जितना भी ज्यादा है उसे पीएफ कैलकुलेशन के लिए वेतन में जोड़ा जाएगा। सीधा सा फंडा। तो अभी कंपनियां क्या कर रही हैं, वो विवेकानंद फैसले को भी मान रही हैं और इस नए 50% नियम के लिए भी तैयार हो रही हैं। तो कुल मिलाकर पीएफ के लिए मूल वेतन की परिभाषा अब साफ होती जा रही है, पहले कोर्ट के सख्त रवैये से और अब आने वाले सीधे नियम से, ताकि आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स बेहतर हो सकें। कभी अपनी पे स्लिप देखी है? उसमें जो सैलरी बनती है या जो रिटायरमेंट की बचत कैलकुलेट होती है, उसके पीछे पता है 70 साल पुरानी एक कानूनी कहानी छिपी है। जी हां, 70 साल। आज हम इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। एक सवाल जो शायद हर किसी के मन में आता है, पे स्लिप में बेसिक सैलरी इतनी कम क्यों होती है, मतलब कुल सैलरी का आधा भी नहीं। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि कैसे एक नियम ने एक खामी को जन्म दिया, फिर अदालत ने कैसे पलटवार किया, उसके बाद भविष्य में क्या सरल सा गणित आने वाला है वो देखेंगे, और आज हम कैसी दोहरी दुनिया में जी रहे हैं, और सबसे जरूरी, इन सब का किसी की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, और इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1962 में, जब एक बहुत ही जरूरी कानून के साथ इस कहानी की नींव रखी गई थी। देखिए, 1952 का जो ईपीएफ एक्ट था वो कहता था कि बेसिक वेज में सभी पारिश्रमिक यानी सब कुछ शामिल है, लेकिन उसी सांस में वो ये भी कह देता था कि एचआरए, ओवरटाइम, बोनस, कमीशन, ये सब इसमें शामिल नहीं होंगे। और बस यहीं से सारी कंफ्यूजन की जड़ शुरू हुई। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। ब्रिज एंड रूफ केस में उन्होंने एक टेस्ट बनाया जिसे कहते हैं यूनिवर्सैलिटी टेस्ट। मकसद बड़ा अच्छा था कि सब कुछ फेयर हो। नियम सीधा सा था, अगर कोई पेमेंट किसी कंपनी के हर कर्मचारी को नहीं मिलता है तो वो बेसिक सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। सिंपल। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक अच्छे इरादे वाले नियम का नतीजा कुछ और ही निकला। कंपनियों ने इस यूनिवर्सिटी टेस्ट में एक लूप होल, एक रास्ता ढूंढ लिया। उन्हें पीएफ कंट्रीब्यूशन कम करने का एक कानूनी तरीका मिल गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैलरी को कई छोटे छोटे अलाउंसेस में तोड़ना शुरू कर दिया जो हर किसी को नहीं मिलते थे। नतीजा, बेसिक सैलरी लीगली कम हो गई और पीएफ भी कम कटने लगा। यह सिलसिला कई दशकों तक चला। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है साल 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस वेज स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। ये था विवेकानंद विद्या मंदिर का केस, और यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत पेश किया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब अब अलाउंस के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखा यह जाएगा कि उसका असली कैरेक्टर क्या है। आप उसे स्पेशल अलाउंस कहें या कुछ और, अगर वो असल में बेसिक सैलरी का ही एक हिस्सा है तो उसे बेसिक सैलरी ही माना जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया, कैमोफ्लेज्ड वेज, यानी छुपा हुआ वेतन। ये उन अलाउंसेस के लिए था जो फिक्स्ड थे, सबको मिलते थे, हर महीने मिलते थे, लेकिन बस नाम बदलकर उन्हें बेसिक सैलरी से बाहर रखा गया था। कोर्ट ने साफ कहा, यह कुछ और नहीं बल्कि भेस बदली हुई बेसिक सैलरी ही है। और यहीं पे आया सबसे बड़ा बदलाव। अब साबित करने की जिम्मेदारी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ कंपनी पर डाल दी गई। अब कंपनी को यह प्रूव करना होगा कि कोई अलाउंस सच में वेरिएबल है या सबको नहीं मिलता। अगर वो साबित नहीं कर पाए तो उसे बेसिक सैलरी मानकर पीएफ काटना ही होगा। गेम चेंज हो गया। तो देखिए कितना बड़ा शिफ्ट है। 1962 से 2019 तक सब कुछ यूनिवर्सैलिटी टेस्ट पर चलता था कि पेमेंट सबको मिलता है या नहीं, लेकिन 2019 के बाद फोकस हो गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर, यानी पेमेंट का असली नेचर क्या है, और सबूत का बोझ भी कर्मचारी से हटकर कंपनी पर आ गया। पूरी की पूरी सोच ही बदल गई।
अब अदालत ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ये कानूनी बहस तो चलती ही रहती। तो सरकार ने सोचा कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया जाए, और यहां से कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। इस पूरी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसका मकसद एक ही था, ये जो दशकों से नेचर क्या है, यूनिवर्सल है या नहीं वाली बहस चल रही है, इसे खत्म करो और एक सीधा साधा क्लियर कट गणित का फॉर्मूला ले आओ। और वो जादुई फॉर्मूला टिका है बस एक नंबर पर, 50%। जी 50%, यही है इस नए कानून का दिल, जिसे 50% रूल के नाम से जाना जाता है। अब ये 50% का गणित काम कैसे करता है? बहुत आसान है। पहला स्टेप, सैलरी के वो सारे हिस्से जो बेसिक नहीं है, जैसे एचआरए, बोनस वगैरह, उन सबको जोड़ लो। दूसरा स्टेप, चेक करो कि क्या ये टोटल आपकी पूरी सैलरी के 50% से ज्यादा है, और अगर जवाब हाँ है तो जितना भी अमाउंट 50% से ऊपर है उसे भी वेज मान लिया जाएगा और उस पर भी पीएफ कटेगा। सिंपल। तो जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि हम एक गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव सिस्टम से एक मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अब वकीलों की बहस का काम खत्म, अब बस एक कैलकुलेटर चाहिए। सवाल अब ये नहीं है कि इस अलाउंस का नेचर क्या है, सवाल सिर्फ एक है, क्या एक्सक्लूडेड हिस्से 50% से ज्यादा हैं, हाँ या ना। ये सब हमें आज की सिचुएशन पर लाता है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देश अभी पुरानी व्यवस्था से नई की तरफ बढ़ रहा है और कंपनियां मतलब एम्प्लॉयर्स इन दोनों के बीच में फंस गए हैं। इसी को हम ट्विन ट्रैक रियलिटी कह रहे हैं, मतलब दोहरी हकीकत। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियों को एक ही टाइम पर दो नियमों का पालन करना पड़ रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त नियम जो अतीत का हिस्सा है, और दूसरी तरफ भविष्य के नए 50% नियम की तैयारी। तो कंपनियों को एक साथ दो ट्रैक पर चलना पड़ रहा है। ट्रैक 1 जो पुराना सिस्टम है, विवेकानंद वाले फैसले के हिसाब से उसका पालन करो, अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को ऑडिट करो, देखो कहीं कोई छुपा हुआ वेतन तो नहीं है, और सारे डॉक्यूमेंट्स मजबूत करो। ट्रैक 2 भविष्य के लिए तैयार रहो, नए 50% नियम का अपनी कंपनी पर क्या असर पड़ेगा इसका हिसाब लगाओ और सैलरी स्ट्रक्चर को अभी से बदलना शुरू कर दो ताकि वेज कम से कम 50% पर आ जाए। तो ये तो हो गई कंपनियों की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सब का एक आम कर्मचारी पर, उसकी सैलरी पर क्या असर होगा? चलिए अब इसे समझते हैं। एक कर्मचारी के लिए ये एक सीधा साधा लेन देन है, एक ट्रेड ऑफ। फायदा यह है कि रिटायरमेंट के लिए बचत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब सैलरी के बड़े हिस्से पर प्रोविडेंट फंड कटेगा, जो एक अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि क्योंकि पीएफ की कटौती बढ़ जाएगी तो हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम पे थोड़ी कम हो सकती है। और कंपनियों के लिए तो दांव पर बहुत कुछ लगा है। अगर उन्होंने पुराने नियमों का पालन नहीं किया है तो उन्हें पिछले कई सालों का पीएफ भरना पड़ सकता है, वो भी 12% सालाना ब्याज के साथ। और तो और बकाया रकम का 100% तक हर्जाना भी लग सकता है। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा नियम का बदलाव नहीं है, ये सैलरी बनाने की पूरी फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव है। तो 70 सालों की इस लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सैलरी तय करने के नियम अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और सीधे हो रहे हैं। ऐसे में एक आखिरी सवाल खुद से पूछना बनता है, सैलरी के नियम तो बदल रहे हैं, क्या हमारी पे स्लिप इसके लिए तैयार है? नमस्कार। हर महीने हमारी सैलरी स्लिप में एक हिस्सा कटता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मतलब ईपीएफ के नाम पर। ये हमारे रिटायरमेंट के लिए होता है। जी हाँ, एक तरह की बचत। पर क्या कभी ये सोचा है कि सैलरी के ठीक किन हिस्सों पर यह पैसा कटता है? इसका राज एक कानूनी शब्द में छिपा है, बुनियादी मजदूरी या बेसिक वेजेस। बिल्कुल, और ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है, इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प और कह सकती हूँ उलझी हुई रही है। हाँ, तो आज हम इसी बुनियादी मजदूरी की पिछले कोई 70 साल से भी ज्यादा की कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी भारी पड़ी है कानूनी बहसों से, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों से, कंपनियों की अपनी रणनीतियों से, और अब एक नए कानून से भी जो आने वाला है। सही कहा। हमारे पास इस पर कुछ मजबूत स्रोत हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले हैं, नया सोशल सिक्योरिटी कोड है, ईपीएफओ के सर्कुलर हैं और कुछ कानूनी विश्लेषण भी। हाँ, काफी कुछ है देखने के लिए। हमारा इरादा है इन सबको खंगाल कर ये समझना कि आखिर वो कौन से नियम हैं या कह लें टेस्ट हैं जो तय करते हैं कि हमारे ईपीएफ खाते में कितना पैसा जाएगा। हम देखेंगे कि ये परिभाषा कैसे विकसित हुई, आज की स्थिति क्या है, और भविष्य में क्या होने की उम्मीद है। और हाँ, इसमें कुछ ऐसे मोड़ भी हैं जो सीधे हमारी जेब पर असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे खोलना। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, 1952 के एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एक्ट से। मकसद तो अच्छा था, कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षा कवच बनाना। जी, सोशल सिक्योरिटी नेट। और इसी कानून के सेक्शन 2B में बुनियादी मजदूरी की परिभाषा दी गई। कहा गया कि इसमें सभी परिलब्धियां यानी ऑल एमोल्यूमेंट्स शामिल हैं जो नौकरी के दौरान मिलते हैं। हाँ, सुनने में तो ये परिभाषा बहुत सीधी और चौड़ी लगती है, सभी परिलब्धियां। लेकिन असली कहानी या कहें पेंच
शुरू होता है इसके बहिष्करण वाले हिस्से से। अच्छा, परिभाषा ये भी बताती है कि कुछ चीजें बुनियादी मजदूरी नहीं मानी जाएंगी। ओके, क्या क्या बाहर रखा गया था? 3 खास बातें। पहला, खाने की रियायत का नकद मूल्य, मतलब कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन। दूसरा, मालिक की तरफ से दिए गए तोहफे। ये तो खैर ज्यादातर साफ है। हाँ, ये तो ठीक है। असली उलझन पैदा हुई क्लॉज II से। इसमें कहा गया कि महंगाई भत्ता यानी DA, मकान किराया भत्ता यानी HRA, ओवरटाइम भत्ता, बोनस, कमीशन या, ध्यान दीजिएगा, कोई अन्य समान भत्ता, एनी अदर सिमिलर अलाउंस, बुनियादी मजदूरी का हिस्सा नहीं होंगे। यहीं पर मामला फंसा होगा, खासकर ये बोनस और अन्य समान भत्ता जैसे शब्दों पर। ये तो काफी गोलमोल लगते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कानून बनाने वालों ने ये साफ नहीं किया कि बोनस मतलब सिर्फ प्रॉफिट वाला बोनस या हर तरह का बोनस। हाँ। और कौन से भत्ते बाकियों के समान माने जाएंगे। इसी धुंधलके ने, मतलब इसी अस्पष्टता ने सालों तक चलने वाली कानूनी बहस की नींव रख दी। अच्छा। और देखिए, एक और मजेदार बात या कहिए विरोधाभास इसी कानून में था। सेक्शन 2B II ने DA को बुनियादी मजदूरी से बाहर किया। हाँ, लेकिन आगे सेक्शन 6 में कहा गया कि EPF काटना है बुनियादी मजदूरी प्लस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंस पर। अरे मतलब पहले का DA बाहर है, फिर का उस पे PF काटो, ये क्या बात हुई? जी हाँ, इसी निकाला फिर जोड़ा वाले चक्कर ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि HRA, बोनस वगैरह जो बाहर रखे गए थे, क्या वो हमेशा के लिए बाहर है या उन्हें भी DA की तरह कुछ शर्तों के साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसमें तो कंपनी और PF अधिकारियों के बीच झगड़े की गुंजाइश बना दी होगी। बिल्कुल, विवाद के बीज यहीं बो दिए गए थे। तो जाहिर है इस शुरुआती उलझन को सुलझाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया होगा। पहला बड़ा मामला कब सामने आया? सही कहा आपने। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा 1962 में, ब्रिज एंड रूफ कंपनी बनाम भारत संघ केस। सवाल सीधा था, क्या उत्पादन बोनस मतलब प्रोडक्शन बोनस जो एक तय टारगेट से ज्यादा उत्पादन करने पर मिलता है, क्या वो बुनियादी मजदूरी है और उस पर PF कटना चाहिए? अच्छा, तो सरकार ने कहा होगा हाँ कटना चाहिए। हाँ, केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर इसे शामिल करने को कहा था, लेकिन कंपनी इसके खिलाफ कोर्ट चली गई। उन्होंने इसे चुनौती दी। तो कोर्ट ने इस उत्पादन बोनस को कैसे देखा? क्या इसे रोज की कमाई माना? नहीं, कोर्ट ने कहा कि उत्पादन बोनस बुनियादी मजदूरी का हिस्सा नहीं है। और यहीं से निकला पहला बड़ा नियम, जिसे हम एक रूपता का सिद्धांत या सार्वभौमिकता परीक्षण कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी या यूनिवर्सैलिटी टेस्ट। एक रूपता या सार्वभौमिकता मतलब? कोर्ट का तर्क था कि EPF एक्ट पूरे देश का कानून है, तो PF किस रकम पर कटेगा इसका आधार भी पूरे देश में एक जैसा और पक्का होना चाहिए, सुसंगत और स्थिर। ठीक है। इसलिए ऐसे पेमेंट जो हर कंपनी में मतलब यूनिवर्सली नहीं दिए जाते या एक ही कंपनी में हर कर्मचारी द्वारा अर्जित नहीं किए जाते, उन्हें बुनियादी मजदूरी से बाहर रखना होगा। अच्छा, तो मतलब अगर कोई चीज गारंटीड नहीं है या सबको नहीं मिल रही है तो वो मूल वेतन का हिस्सा नहीं मानी जाएगी, यही मतलब हुआ? आपने बिल्कुल ठीक समझा। इसके उदाहरण क्या दिए थे कोर्ट ने? कोर्ट ने उदाहरण दिए जैसे HRA हर कंपनी नहीं देती और जहां देती भी है वहां भी शायद सबको न मिले, या ओवरटाइम भत्ता जो सिर्फ ज्यादा काम करने पर मिलता है, सबको एक जैसा नहीं मिलता। ये भुगतान सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नहीं है। और वो पेचीदा शब्द बोनस, क्या कोर्ट ने बताया कि बोनस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बोनस है? नहीं, कोर्ट ने सरकार की ये दलील नहीं मानी। कोर्ट ने साफ कहा कि जब कानून में सिर्फ बोनस लिखा है बिना किसी विशेषण के, तो इसका मतलब उस समय 1952 इंडस्ट्री में चलने वाले हर तरह के बोनस से होना चाहिए। हर तरह के जैसे? चाहे वो प्रोडक्शन बोनस हो, अटेंडेंस बोनस हो या फेस्टिवल बोनस। कोर्ट ने प्रोडक्शन बोनस को एक तरह का प्रोत्साहन माना, इंसेंटिव वेज, जो एक तय मानक से ऊपर जाने पर मिलता है। ये गारंटीड या सार्वभौमिक नहीं है, इसलिए ये बुनियादी मजदूरी से बाहर है। तो मतलब 1962 में नियम बना, अगर भत्ता सबको हर जगह हमेशा नहीं मिलता तो वो बुनियादी नहीं है। ये तो सुनने में एक सीधा साधा नियम लगता है, लेकिन आपने शुरू में इशारा किया था कि इसका नतीजा सीधा नहीं रहा। हाँ, यही तो विडंबना है। देखिए, ये नियम बनाया गया था स्पष्टता और निष्पक्षता लाने के लिए, लेकिन हुआ ये कि कुछ कंपनियों ने इसी सार्वभौमिकता टेस्ट का इस्तेमाल अपने PF योगदान को कम करने के लिए करना शुरू कर दिया। वो कैसे? क्या किया कंपनियों ने? मतलब नियम का गलत इस्तेमाल? आप कह सकते हैं। कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को बदलना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि बेसिक सैलरी का हिस्सा कागजों पर कम कर दिया। अच्छा। और उसकी जगह कई नए नए नामों से भत्ते जोड़ दिए, जैसे स्पेशल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस वगैरह वगैरह। फिर वो तर्क देने लगे कि चूंकि ये भत्ते तकनीकी रूप से हर एक कर्मचारी को नहीं मिलते, हो सकता है अलग अलग ग्रेड या लोकेशन के हिसाब से थोड़े अलग हों, इसलिए ब्रिज एंड रूफ वाले 1962 के टेस्ट के मुताबिक ये बुनियादी मजदूरी नहीं है और इसलिए उन पर PF काटने की जरूरत नहीं। अरे जी हाँ, मतलब नियम की आड़ लेकर PF बचाया जाने लगा। इसका सीधा असर तो कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत पर पड़ा होगा। ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल, कर्मचारियों की जो बुनियादी तनख्वाह थी वो कागजों पर कम दिखने लगी, तो उनके PF खाते में जमा होने वाला पैसा भी काफी कम हो गया।
इसी तरीके को वेतन विभाजन या वेज स्प्लिटिंग कहा गया। वेतन विभाजन या इसे वेतन छद्मावरण, वेज कैमोफ्लाज भी कहते हैं शायद, मतलब तनख्वाह को भत्तों के पीछे छुपाना। हाँ बिल्कुल, इसने धीरे धीरे सामाजिक सुरक्षा की जो नींव थी उसे कमजोर किया और कानून की जो मंशा थी और जमीन पर जो हो रहा था उसके बीच एक बड़ा फासला पैदा हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि न्यायपालिका को मतलब कोर्ट को फिर से दखल देना पड़ा। तो जब ये वेतन विभाजन आम हो गया तो कोर्ट ने फिर से कमान संभाली होगी। अगला बड़ा मोड़ कब आया? अगला बड़ा पड़ाव आया 2019 में। सुप्रीम कोर्ट का एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया। रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनाम विवेकानंद विद्या मंदिर। इस केस में कोर्ट के सामने एक साथ कई अपीलें थीं। अच्छा, कई मामले एक साथ? हाँ, जिनमें अलग अलग कंपनियां स्पेशल अलाउंस जैसे नामों से लगातार पेमेंट तो कर रही थीं, मगर उस पे पीएफ नहीं काट रही थीं। ये मामले हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो क्या इस फैसले ने 1962 वाले ब्रिज एंड रूफ के सिद्धांत को बदल दिया? क्या पुराना नियम खत्म हो गया? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। इसने ब्रिज एंड रूफ को पलटा नहीं, बल्कि उसी के सिद्धांतों को आज के वेतन विभाजन के तरीकों से निपटने के लिए और मजबूत और धारदार बना दिया। आप कह सकते हैं उसे एक तरह से वेपनाइज कर दिया। वेपनाइज कैसे? कोर्ट ने दो बहुत अहम बातें कही। पहली, तत्व पर रूप का सिद्धांत लगाया। मतलब ये कि भत्ते का नाम क्या रखा है, स्पेशल अलाउंस कह लो या कुछ और, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसकी असलियत क्या है। अच्छा, नाम नहीं काम देखो। बिल्कुल। अगर कोई भत्ता सभी कर्मचारियों को या किसी एक श्रेणी के सभी कर्मचारियों को सार्वभौमिक रूप से, आवश्यक रूप से और सामान्य रूप से दिया जा रहा है, मतलब यूनिवर्सली, नेसेसरली एंड ऑर्डिनरीली मिल रहा है, तो वो नाम चाहे जो भी हो, असल में वो बुनियादी मजदूरी का ही छुपा हुआ हिस्सा है। छुपा हुआ हिस्सा। कोर्ट ने इसे क्या कहा? कोर्ट ने इसे छद्मावरण वेतन कहा, मतलब भत्ते के भेष में छिपा हुआ मूल वेतन। और दूसरी अहम बात क्या थी? दूसरी बात, और ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था, कोर्ट ने सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, नियोक्ता यानी कंपनी पे डाल दिया। सबूत का भार कंपनी पर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अब कंपनी को ये साबित करना होगा कि कोई भत्ता सच में वेरिएबल है यानी बदलता रहता है, या कॉन्टिजेंट है यानी किसी शर्त पर निर्भर है, या नॉन यूनिवर्सल है यानी सबको नहीं मिलता। अगर कंपनी ये साबित नहीं कर पाती तो उस भत्ते को कानूनी तौर पर बुनियादी मजदूरी ही माना जाएगा और उस पर पीएफ कटेगा ही कटेगा। अरे वाह, यानी नाम का खेल नहीं चलेगा। अगर पेमेंट रेगुलर है और सबको मिल रहा है तो कंपनी को साबित करना पड़ेगा कि वो बेसिक सैलरी क्यों नहीं है, वरना पीएफ काटो। ये तो कंपनियों के लिए बचना मुश्किल कर गया होगा। निश्चित रूप से। अब सिर्फ भत्ते का नाम बदल देने से या सैलरी स्ट्रक्चर में कोई मामूली फेरबदल करने से बात नहीं बननी थी। अगर पेमेंट असल में फिक्स्ड है, रेगुलर है और परफॉर्मेंस या किसी खास शर्त से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो पीएफ के दायरे में आएगा। ये फैसला तो कर्मचारियों के हक में एक बड़ी जीत रही होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अभी भी कानून की जो पुरानी अस्पष्टता थी उसका एक अदालती हल ही था। इसने एक तरह से संसद के लिए रास्ता खोला कि वो एक स्थायी, साफ सुथरा कानूनी समाधान लेकर आए। ठीक है, तो इस 2019 के सख्त फैसले के बाद जमीन पर क्या हलचल हुई? खासकर ईपीएफओ जो पीएफ का रेगुलेटर है, उसने क्या कदम उठाए? कंपनियों में तो हड़कंप मच गया होगा। हाँ, फैसला आते ही कई ईपीएफओ फील्ड ऑफिस बहुत तेजी से हरकत में आ गए। उन्हें लगा कि अब खुली छूट मिल गई है, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर कंपनियों की जांच मतलब इंस्पेक्शंस और ऑडिट शुरू कर दिए। अच्छा। कंपनियों को पिछले कई सालों के रिकॉर्ड खंगालने के नोटिस भेजे जाने लगे। इससे इंडस्ट्री में खासकर छोटी और मझोली कंपनियों में काफी अफरा तफरी और चिंता फैल गई। डर तो लगा ही होगा। बिल्कुल, उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उन पर पिछले सालों का भारी भरकम बकाया ना थोप दिया जाए, वो भी ब्याज और जुर्माने के साथ। तो क्या ये सख्ती ऐसे ही चलती रही या ईपीएफओ ने कुछ बीच का रास्ता निकाला? ने मतलब केंद्रीय नेतृत्व ने दखल दिया। 28 अगस्त 2019 को, ध्यान दीजिएगा, उसी दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन खारिज की थी, एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरणी सर्कुलर जारी किया गया। अच्छा, उसी दिन? क्या था उस सर्कुलर में? उस सर्कुलर ने फील्ड ऑफिसों को साफ निर्देश दिया कि वे बिना किसी ठोस प्रथम दृष्टया सबूत, प्राइमा फेसी एविडेंस के सिर्फ अंदाजे पर रोविंग इंक्वायरीज न करें। मतलब बिना किसी खास वजह के यूं ही व्यापक जांच पड़ताल शुरू न कर दें। तो इसका कंपनियों के लिए क्या मतलब हुआ? क्या उन्हें थोड़ी राहत मिली? हाँ, काफी हद तक। इसका मतलब यह था कि ईपीएफओ अब सिर्फ उन्हीं मामलों में गहराई से जांच करेगा जहां यह मानने का पक्का आधार हो कि कंपनी ने जानबूझकर गलत नियत से पीएफ बचाने के लिए मनमाने ढंग से वेतन का विभाजन किया है। मतलब जानबूझकर गड़बड़ी करने वालों पर फोकस। बिल्कुल। सर्कुलर में यह भी जोड़ा गया कि ऐसी कोई भी जांच शुरू करने से पहले हेडक्वार्टर्स की सेंट्रल एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस यूनिट CAIU से इजाजत लेनी होगी। इसने एक तरह से कंपनियों को बेवजह की जांच से एक प्रक्रियात्मक सुरक्षित ठिकाना या प्रोसीजरल सेफ हार्बर दे दिया। संदेश साफ था,
ईपीएफओ का निशाना वो है जो जानबूझकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहे हैं, न कि हर वो कंपनी जिससे अनजाने में कोई तकनीकी चूक हो गई हो। ये रेगुलेटर की तरफ से एक संतुलित और समझदारी भरा कदम था जिसने इंडस्ट्री की घबराहट तो कुछ कम किया। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे अदालतों ने समय समय पर स्थिति संभाली, फिर ईपीएफओ ने भी संतुलन बनाया। लेकिन इस दशकों पुरानी कानूनी कशमकश का क्या कोई स्थायी लेजिस्लेटिव कानूनी समाधान भी आ रहा है? क्या संसद ने कुछ किया? जी हाँ, बिल्कुल। इसी पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने के मकसद से संसद ने 2020 में 4 नए लेबर कोड पास किए। इनका उद्देश्य पुराने, बिखरे हुए और जटिल श्रम कानूनों को आसान बनाना और एक साथ लाना है। 4 नए कोड? हाँ, इनमें से एक है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी COSS। जब ये कोड पूरी तरह लागू हो जाएगा तो ये 1952 वाले EPF एक्ट समेत कई पुराने सोशल सिक्योरिटी कानूनों की जगह ले लेगा। अच्छा, तो ये पुराने कानून खत्म हो जाएंगे? हाँ, ये उनको रिप्लेस कर देगा। और इसका एक बड़ा लक्ष्य बुनियादी मजदूरी की परिभाषा पर चले आ रहे इस लंबे कंफ्यूजन को खत्म करना है। तो इस नए कोड में बुनियादी मजदूरी का क्या हुआ? क्या परिभाषा वही है या बदल गई है, या शब्द ही बदल गया? इसमें बुनियादी मजदूरी शब्द की जगह मजदूरी, वेजेस की एक नई एकीकृत परिभाषा दी गई है। और ये परिभाषा सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर लागू होगी, जैसे PF, ESI, ग्रेच्युटी वगैरह। एक परिभाषा सबके लिए? जी हाँ, इस नई परिभाषा में भी पुराने कानून की तरह कुछ चीजें शामिल, इंक्लूजन्स हैं, और कुछ बाहर, एक्सक्लूजन्स रखी गई हैं। शामिल है बेसिक पे, DA और रिटेनिंग अलाउंस। और बाहर क्या है? बाहर रखी गई चीजों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें HRA, बोनस, कन्वेंस अलाउंस, ओवरटाइम, कमीशन, ग्रेच्युटी, रिट्रेंचमेंट मुआवजा वगैरह शामिल हैं। तो फिर इसमें नया क्या है? अगर लिस्ट कमोबेश वैसी ही है तो 70 साल की बहस खत्म कैसे हुई? कुछ तो अलग होगा? हाँ, बिल्कुल अलग है। असली गेम चेंजर है एक गणितीय फॉर्मूला। इसे आमतौर पर 50% प्रोविजो या 50% नियम कहा जा रहा है। 50% नियम? जी, ये सीधे सीधे वेतन विभाजन की जो समस्या थी उसका एक कानूनी तोड़ है। ये अदालती सिद्धांतों जैसे सार्वभौमिकता वगैरह की जगह एक सीधा सा हिसाब किताब देता है। ये 50% नियम काम कैसे करता है? सुनने में तो ये काफी क्रांतिकारी लग रहा है। ये नियम बहुत साफ कहता है, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी में वो सारे भत्ते जिन्हें परिभाषा से बाहर रखा गया है, जैसे HRA, बोनस, स्पेशल अलाउंस वगैरह, उनका कुल जोड़ हाँ, कर्मचारी के कुल पारिश्रमिक टोटल रेम्यूनरेशन के 50% से ज्यादा हो जाता है। अच्छा, 50% से ज्यादा? हाँ, तो जितनी रकम 50% से ऊपर है उसे अपने आप मजदूरी का हिस्सा मान लिया जाएगा और उस पर सोशल सिक्योरिटी, जिसमें PF भी शामिल है, उसका कंट्रीब्यूशन देना होगा। अरे वाह! मतलब अब इस बात पर बहस नहीं होगी कि भत्ता यूनिवर्सल है या इंसेंटिव है या उसका नाम क्या है। सीधा गणित लगेगा। हाँ, अगर बाहर रखे गए भत्तों का कुल योग टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा है तो जो अतिरिक्त हिस्सा है उस पर PF कटेगा ही कटेगा। बात खत्म। एकदम सही। ये सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिपरक सिद्धांतों से हटकर ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ गणित पर आधारित नियम की तरफ एक बड़ा कदम है। इससे नियमों का पालन करना और करवाना दोनों काफी हद तक आसान और प्रिडिक्टेबल यानी अनुमान लगाने योग्य हो जाने की उम्मीद है। मतलब अब कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर बनाते वक्त इस 50% की लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना ही होगा। बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि कुल पारिश्रमिक कैसे कैलकुलेट होता है और कौन कौन से भत्ते बाहर वाली लिस्ट में आते हैं, लेकिन सिद्धांत बिल्कुल साफ है। तो ये नया क्रांतिकारी 50% नियम, क्या ये आज अक्टूबर 2025 में लागू हो गया है? क्या अब इसी के हिसाब से PF कट रहा है? नहीं, अभी तक नहीं। सामाजिक सुरक्षा संहिता COSS संसद से पास हो चुकी है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन इसे देश भर में लागू किया जाना अभी बाकी है। अरे, पास हो गया पर लागू नहीं हुआ, क्यों? वजह यह है कि श्रम, लेबर, संविधान की समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों को इस पर कानून बनाने और नियम लागू करने का अधिकार है। अच्छा, राज्यों की भी सहमति चाहिए? सहमति नहीं, पर उन्हें अपने स्तर पर नियम बनाने और नोटिफाई करने होंगे COSS को पूरी तरह लागू करने के लिए। ताजा जानकारी मतलब जुलाई 2025 तक ये है कि 36 में से 32 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने ड्राफ्ट नियम तो जारी कर दिए हैं, लेकिन कुछ राज्य अभी भी पीछे हैं, जैसे सुनने में आया है पश्चिम बंगाल। जब तक सभी राज्य तैयार नहीं हो जाते, इसे पूरे देश में एक साथ लागू करना मुश्किल है। तो कोई अंदाजा है कि ये कब तक लागू हो सकता है? सरकार की तरफ से कुछ संकेत? सरकार की कोशिश तो यही है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। उम्मीद की जा रही है कि शायद मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, लेकिन जब तक ये पूरी तरह से नोटिफाई होकर लागू नहीं हो जाता तब तक पुराना कानून और पुराने फैसले ही चलेंगे। बिल्कुल, तब तक पुराना EPF एक्ट 1952 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले
खासकर वो विवेकानंद विद्या मंदिर वाला ही प्रभावी रहेंगे। इस अनिश्चितता के बीच मतलब एक पैर पुराने कानून में एक पैर नई की तैयारी में कंपनी को फिलहाल क्या करना चाहिए? वो किस स्थिति में है? वो एक तरह से दोहरी पटरी ट्विन ट्रैक पर चल रही हैं, जैसा आपने कहा। एक तरफ उन्हें विवेकानंद विद्या मंदिर फैसले के सिद्धांत, सार्वभौमिकता, तत्व पर रूप, सबूत का भार कंपनी पर के हिसाब से अपनी मौजूदा और पिछली सैलरी स्ट्रक्चर्स का ऑडिट करना पड़ रहा है। क्यों? पिछला क्यों देखना पड़ रहा है? ताकि पुराने कानून के तहत किसी जोखिम से बच सके, क्योंकि वो कानून अभी भी लागू है और पिछली देनदारियों का डर बना हुआ है। ईपीएफओ पुराने मामलों की जांच कर सकता है। समझ गया। और दूसरी पटरी? दूसरी तरफ उन्हें आने वाले कोआस के गणितीय 50% नियम के लिए अपने सिस्टम, अपने पेरोल सॉफ्टवेयर और सैलरी स्ट्रक्चरिंग की रणनीतियों को तैयार करना पड़ रहा है, मतलब भविष्य की प्लानिंग। तो जब ये नया नियम लागू होगा तो कंपनी और कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या बदलाव आएंगे? कंपनियों के लिए, खासकर जहां बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% से काफी कम है, उनकी पीएफ कंट्रीब्यूशन की लागत बढ़ सकती है। उन्हें सैलरी स्ट्रक्चर बदलनी पड़ सकती है। उनके पास क्या विकल्प होंगे? उनके पास मोटे तौर पर 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो वो कर्मचारी की टोटल कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी बढ़ाएं ताकि पीएफ ज्यादा कटने के बावजूद टेक होम सैलरी कम ना हो, या फिर सीटीसी वही रखते हुए टेक होम सैलरी कम हो जाए क्योंकि पीएफ का हिस्सा बढ़ जाएगा। दोनों ही सूरतों में कर्मचारियों से साफ साफ बात करना और प्लानिंग जरूरी होगी। बिल्कुल, और साथ ही डॉक्यूमेंट्स ठीक से रखना, मतलब दस्तावेजीकरण पहले से ज्यादा जरूरी हो जाएगा ताकि वो साबित कर सकें कि कौन सा पेमेंट किस कैटेगरी में आता है, कौन सा बाहर है, कौन सा अंदर। और कर्मचारियों के लिए टेक होम घटेगा या बढ़ेगा? कर्मचारियों के लिए, जैसा मैंने कहा, हो सकता है हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम थोड़ी कम हो जाए, लेकिन उनके रिटायरमेंट फंड में उनकी पीएफ खाते में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, जो लंबी अवधि में उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ज्यादा सुरक्षित भविष्य। हाँ, ये तो है। और हाल फिलहाल मतलब 2024-25 में ईपीएफओ की तरफ से कोई और बड़े अपडेट्स आए हैं जिनका इस मुद्दे से, इस वेतन परिभाषा से लेना देना हो? देखिए, हाल के ज्यादातर अपडेट्स कामकाज को बेहतर बनाने, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और प्रक्रियाएं आसान करने पर फोकस रहे हैं। सैलरी की परिभाषा वाले मूल मुद्दे पर 2019 के बाद कोई बड़ा नया सर्कुलर नहीं आया है। अच्छा, जैसे क्या अपडेट्स हैं? जैसे सितंबर 2025 से नया इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न ईसीआर सिस्टम लागू होने की बात है। इससे डेटा सटीक होगा और गलतियां कम होंगी। जैसे जो पेंशन के हकदार नहीं है, उनका पेंशन कंट्रीब्यूशन अपने आप रुक जाएगा। ठीक है। पुराने विवाद निपटाने के लिए विश्वास स्कीम 2025 लाई गई है। पीएफ से पैसा निकालने, मतलब विड्रॉल के नियम आसान किए गए हैं अक्टूबर 2024 से। हायर पेंशन ऑप्शन के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं। और ब्याज दर? और हाँ, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.25% घोषित हुई है। ये सब जरूरी अपडेट्स हैं, लेकिन सैलरी की परिभाषा वाले मूल सवाल पर सबकी नजरें अब कॉस्ट के पूरी तरह लागू होने पर ही टिकी हैं। और ये मुद्दा अब सिर्फ एचआर या पेरोल डिपार्टमेंट का नहीं रहा, बल्कि फाइनेंस और लीगल टीमों के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चिंता बन चुकी है। सही कहा। तो हमने देखा कि ईपीएफ के लिए बुनियादी मजदूरी तय करने का ये सफर कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1952 के कानून के धुंधलके से शुरू होकर 1962 में ब्रिज एंड रूफ का सबको मिले तो बेसिक वाला नियम आया, जिसका खैर गलत इस्तेमाल भी हुआ। फिर 2019 में विवेकानंद विद्या मंदिर ने नाम नहीं काम देखो और सबूत कंपनी दे का नियम लाकर स्थिति संभाली। बिल्कुल। और अब हम भविष्य में सामाजिक सुरक्षा संहिता के सीधे साधे गणित वाले 50% नियम की दहलीज पर खड़े हैं। जी हाँ, एक लंबा सफर तय किया है इस परिभाषा ने। और ये सिर्फ कानून के पन्ने नहीं है, जैसा हमने बात की। ये नियम सीधे तौर पर हम सबकी रिटायरमेंट बचत और कंपनियों की प्लानिंग पर गहरा असर डालते हैं। निश्चित रूप से। सामाजिक सुरक्षा संहिता का वो 50% नियम स्पष्टता लाने का वादा तो वो करता है और शायद इस सालों से चल रहे मुकदमों को कम भी करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये स्पष्टता लचीलेपन की कीमत पर आएगी? मतलब क्या अब इस बात पर नए विवाद खड़े होंगे कि कुल पारिश्रमिक, टोटल रेम्युनरेशन में क्या क्या गिना जाए, या जो भत्ते बाहर रखे गए हैं उनकी लिस्ट कितनी सही है, या उसकी व्याख्या कैसे की जाए? ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। और आखिर में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। जी। जैसे जैसे भारत में सैलरी और उससे जुड़े नियमों का पालन व्यक्तिपरक कानूनी व्याख्याओं से हटकर सख्त गणितीय फॉर्मूलों की तरफ बढ़ रहा है, क्या हम पारदर्शिता, कर्मचारियों की सुरक्षा और कंपनियों के काम करने के लचीलेपन के बीच सही संतुलन बना पाएंगे? बहुत अहम सवाल है। क्या ये कदम वाकई सामाजिक सुरक्षा की नींव को मजबूत करेगा, या इसके कुछ ऐसे नतीजे भी निकल सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा नहीं है? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। तो इस विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक
काफी अहम विषय पर अलग अलग नजरियों से बात करेंगे। जी, आज का विषय है कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ योगदान, उसकी गणना के लिए बुनियादी मजदूरी या जिसे हम बेसिक वेजेस कहते हैं उसकी परिभाषा। और ये परिभाषा आप देखिए पिछले कोई 70 सालों से कानूनी बहस और अदालती व्याख्याओं का केंद्र रही है। बिल्कुल, और इसका सीधा असर है करोड़ों कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत पर और साथ ही कंपनियों की जो कानूनी जिम्मेदारियां हैं, कंप्लायंस है, उस पर। हम देखें तो 1962 के ब्रिज एंड रूफ मामले से लेकर फिर 2019 का विवेकानंद विद्या मंदिर फैसला आया और अब जो आने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है, जिसे कॉस्ट भी कहते हैं, वहां तक बुनियादी मजदूरी की समझ लगातार बदली है, विकसित हुई है। हाँ, और हमारी आज की बातचीत जो है वो उपलब्ध स्रोत सामग्री में जो कानूनी विकास दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले हैं और जो आने वाले विधायी बदलाव हैं उनके विश्लेषण पर ही आधारित है। तो आज हम इस अहम सवाल पर गौर करेंगे कि ईपीएफ योगदान के लिए बुनियादी मजदूरी तय करने में क्या मौजूदा सिद्धांतों पर आधारित जो न्यायिक नजरिया है, मतलब ईपीएफ एक्ट 1952 और विवेकानंद विद्या मंदिर जैसे अदालती फैसले, क्या वो ज्यादा प्रभावी और न्याय संगत है, या फिर सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में जो एक फॉर्मूला आधारित 50% नियम प्रस्तावित है, क्या वो एक बेहतर और ज्यादा निश्चित समाधान पेश करता है? ये है आज का सवाल। इस चर्चा में देखिए, मैं मौजूदा न्यायिक दृष्टिकोण के पक्ष में हूं। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर जोर देता है, यानी चीज की असलियत उसके नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं नए कोर्ट के फॉर्मूला आधारित 50% नियम से जो स्पष्टता और निश्चितता आती है उसके पक्ष में तर्क दूंगी। मेरा मानना है कि ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत जो ढांचा बना और जिसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवेकानंद विद्या मंदिर मामले में और साफ किया, वो बुनियादी मजदूरी तय करने के लिए ज्यादा न्यायसंगत और कारगर है। देखिए, ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म के सिद्धांत पर चलता है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनियां सिर्फ भत्तों का नाम बदलकर, मान लीजिए उसे विशेष भत्ता कह दिया, तो ऐसा करके पीएफ योगदान से बच नहीं सकती। विवेकानंद फैसले ने यह साफ कर दिया कि कोई भी भत्ता जो सार्वभौमिक रूप से, आवश्यक रूप से और सामान्य रूप से सभी कर्मचारियों को या किसी खास वर्ग के कर्मचारियों को दिया जाता है, वो असल में बुनियादी मजदूरी का ही हिस्सा है, चाहे आप उसका नाम कुछ भी रख दें। इस नजरिए का सबसे अहम पहलू है कि सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो कंपनी पर डालता है। अब कंपनी को यह साबित करना होगा कि कोई भत्ता सचमुच बदलने वाला है, मतलब वेरिएबल है, या सबको नहीं मिलता, नॉन यूनिवर्सल है, वरना उसे बुनियादी मजदूरी ही माना जाएगा। ये सीधे तौर पर जो छद्म मजदूरी है, कैमोफ्लाज्ड वेजेस जिसे कहते हैं, मतलब वेतन को छुपाने की कोशिशों को रोकता है और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है। हाँ, मानता हूं इसमें थोड़ी व्याख्या की गुंजाइश रहती है, पर यही लचीलापन इसे असली प्रदर्शन आधारित बोनस जैसी चीजों को गलत तरीके से पीएफ के दायरे में लाने से बचाता है, जबकि नए 50% नियम से ऐसा होने का खतरा है। मेरा नजरिया इस पर थोड़ा अलग है। मेरा तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का जो फॉर्मूला आधारित 50% नियम है, वो पीएफ योगदान के लिए मजदूरी को परिभाषित करने का एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा निश्चित और व्यावहारिक तरीका है। आप देखिए, ईपीएफ एक्ट 1952 की परिभाषा, खासकर सेक्शन 2B2 में जो छूटें दी गई हैं, एक्सक्लूजन्स हैं, और फिर सेक्शन 6 में महंगाई भत्ते, डीए को शामिल करने का जो विरोधाभास है, उसने 70 दशकों तक सिर्फ अस्पष्टता, कभी ना खत्म होने वाले मुकदमे और अनिश्चितता ही पैदा की है। 1962 का जो ब्रिज एंड रूफ मामला था, उसका एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हाँ, नेक इरादे से आया था, पर अनजाने में उसने वेज स्प्लिटिंग यानी वेतन को कई हिस्सों में तोड़ने का रास्ता खोल दिया। इससे हुआ ये कि कंपनियां पीएफ बचाने के लिए तरह तरह के भत्ते बनाने लगी। विवेकानंद विद्या मंदिर फैसला, हाँ, अहम था, लेकिन वो भी तो एक अदालती समाधान ही था, जिसने कानून की जो बुनियादी अस्पष्टता थी उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया। 50% नियम असल में इस अदालती व्याख्याओं के चक्कर को खत्म करने की एक विधायी कोशिश है। ये एक साफ गणित का फॉर्मूला देता है। अगर बाहर रखे गए घटक हैं एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स जैसे एचआरए, बोनस वगैरह, वो कुल पारिश्रमिक टोटल रेम्यूनरेशन के 50% से ज्यादा हैं, तो जो ज्यादा वाली रकम है वो अपने आप पीएफ गणना के लिए मजदूरी में जुड़ जाएगी। इससे होता क्या है, अनुपालन का काम वकील की व्याख्या पर आधारित होने के बजाय सीधे सीधे अकाउंटेंट की गणना पर आधारित हो जाता है। ये कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए अभूतपूर्व निश्चितता और प्रेडिक्टेबिलिटी लाता है और वेतन को कृत्रिम रूप से कम दिखाने पर सीधे रोक लगाता है। मैं समझता हूं आप निश्चितता पर क्यों जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या ये कठोरता, ये रिजिडिटी कई बार अन्यायपूर्ण नहीं हो सकती? आप सोचिए, 50% नियम असली प्रदर्शन आधारित भुगतानों को, जैसे बड़े सालाना बोनस होते हैं, उनको भी पीएफ के दायरे में ला सकता है। ऐसा बोनस जिसे ब्रिज एंड रूफ फैसले ने साफ तौर पर बाहर रखा था, क्योंकि वो प्रदर्शन पर आधारित है और सबको नहीं मिलता, यूनिवर्सल नहीं है। अब वो कुल छूटों को 50% की सीमा से ऊपर धकेल सकता है।
नतीजा क्या होगा? गैर गारंटी शुदा प्रोत्साहन आधारित भुगतान पर भी पीएफ कटना शुरू हो जाएगा। ये तो कानून के उस मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है जो नियमित और पक्की आय पर सामाजिक सुरक्षा देना चाहता है। तो यहां मुख्य मुद्दा यह है कि क्या नियम की सरलता के लिए हम ऐसे वास्तविक प्रदर्शन आधारित भुगतानों की अनदेखी कर सकते हैं? ये एक विचार करने लायक बात है, बिल्कुल। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि दशकों की इस अस्पष्टता और मुकदमेबाजी की क्या कीमत चुकानी पड़ी है? 50% नियम इसी अनिश्चितता को खत्म करता है। ये कंपनियों और कर्मचारियों को साफ नियम देता है, जिससे अनुपालन की लागत घटती है और विवाद की गुंजाइश भी कम होती है। सार्वभौमिकता या भुगतान की आकस्मिकता, कंटिंजेंसी जैसी जो व्यक्तिपरक व्याख्याएं हैं, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, उन पर निर्भरता खत्म होती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता का लक्ष्य ही यही है, गुणात्मक आकलन की उलझनों से हटकर मात्रात्मक स्पष्टता लाना। तो क्या यह बेहतर नहीं कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के लिए थोड़ा लचीलापन खो दिया जाए, बजाय इसके कि हम अंतहीन व्याख्याओं में उलझे रहें? लेकिन देखिए, विवेकानंद का सिद्धांत इसी समस्या का समाधान करता है, क्योंकि ये वास्तविक परिवर्तनशीलता और छद्म भुगतान, कैमोफ्लाज जिसे कहते हैं, उसके बीच अंतर करने में सक्षम है। ये सिर्फ वेतन पर्ची पर लिखे नाम पर नहीं, बल्कि भुगतान की असली प्रकृति पर ध्यान देता है, और वेज स्प्लिटिंग से निपटने के लिए यही जरूरी है। विवेकानंद विद्या मंदिर का कैमोफ्लाज सिद्धांत और कंपनी पर सबूत का बोझ सीधे वेज स्प्लिटिंग की नीयत पर चोट करता है। यह पक्का करता है कि कंपनियां सिर्फ नाम बदलकर जिम्मेदारी से बच ना सकें। इतना ही नहीं, ईपीएफओ का जो अगस्त 2019 का सर्कुलर था, नो C1133/2019 वोकैबुलरी 171, उसने इसे और संतुलित किया है। उसने जांच को केवल मनमानी विभाजन, आर्बिट्ररी बाइफर्केशन के शुरुआती सबूत, प्राइमो फेसी एविडेंस मिलने पर ही शुरू करने का निर्देश दिया, जिससे बेवजह की लंबी जांचों पर, रोविंग इंक्वायरीज पर रोक लगी। इससे उन ईमानदार कंपनियों को सुरक्षा मिलती है जिनकी वेतन संरचना तर्कसंगत है। माफ कीजिएगा, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं कि न्यायिक दृष्टिकोण प्रभावी रहा है। सैद्धांतिक रूप से मजबूत होने के बावजूद आप देखिए, ये दशकों तक वेज स्प्लिटिंग को रोकने में नाकाम रहा है। ये हमेशा रिएक्टिव रहा है, यानी समस्या होने के बाद कदम उठाता है। इसके विपरीत 50% नियम एक संरचनात्मक और पहले से सोचने वाला प्रोएक्टिव समाधान है। ये अपने आप उन वेतन संरचनाओं को पकड़ता है जहां मूल वेतन को जानबूझकर कम रखा गया है। मान लीजिए 30% बेसिक और 70% भत्ते। ये कैमोफ्लैज के खिलाफ एक साफ लकीर खींचता है, जिससे नियम लागू करना बहुत आसान हो जाता है। अदालती दखल की अपनी सीमाएं हैं और वेज स्प्लिटिंग का लंबा इतिहास इसका सबूत है। और एक बात और, क्या न्यायिक दृष्टिकोण की अनिश्चितता कंपनियों के लिए पिछले सालों की देनदारियां, रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटीज का एक बड़ा जोखिम पैदा नहीं करती? पिछले देनदारियों का जोखिम था, मानता हूं, लेकिन 2019 के सर्कुलर ने उसे काफी हद तक कम किया है, क्योंकि वो सिर्फ मनमानी विभाजन पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी तरफ अगर 50% नियम लागू होता है तो अनुपालन सरल होने के बजाय जटिल हो सकता है। कंपनियों को बड़े पैमाने पर वेतन संरचना बदलनी होगी, सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। इसके गंभीर वित्तीय प्रभाव होंगे, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस। या तो कंपनी की लागत बढ़ेगी या कर्मचारी के हाथ में आने वाला वेतन टेक होम घटेगा। सोचिए, अगर कंपनी कुल लागत सीटीसी स्थिर रखती है तो कर्मचारी की जेब में कम पैसा आएगा, क्योंकि पीएफ कटौती बढ़ जाएगी। इसके विपरीत विवेकानंद ढांचा, खासकर 2019 के सर्कुलर के बाद, एक स्थापित प्रणाली है जहां कंपनियां सही दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन दिखाकर अनुपालन साबित कर सकती हैं। वे बता सकती हैं कि कोई भत्ता क्यों बदलने वाला है या सबको क्यों नहीं मिल रहा है। अगर हम दूसरे पहलू पर गौर करें तो ये जो मौजूदा दोहरी पटरी वाली अनुपालन की हकीकत है, ट्विन ट्रैक कंप्लायंस रियलिटी, जिसमें कंपनियों को विवेकानंद के तहत फौरन अनुपालन भी करना है और साथ ही 50% नियम के लिए योजना भी बनानी है, ये बहुत बोझिल और महंगी है। ये अनिश्चितता का माहौल बनाती है। 50% नियम लागू होने पर एक एकीकृत, सरल और स्पष्ट ढांचा मिलेगा। हाँ, मैं मानती हूं कि वेतन संरचना बदलना एक बार की चुनौती होगी, लेकिन ये लंबे समय की स्थिरता और पूर्वानुमेयता देगी। अनुपालन का काम कानूनी बहस से हटकर सीधे सीधे मात्रात्मक गणना और रणनीतिक वेतन डिजाइन, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन एंड स्ट्रेटेजिक सैलरी डिजाइन पर आ जाएगा। ये बदलाव व्यवसायों के लिए, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए जिनके पास जटिल कानूनी व्याख्याओं से निपटने के संसाधन नहीं होते, बहुत फायदेमंद होगा। क्या वाकई अदालती प्रणाली छोटे कारोबारियों के लिए आसानी से उपलब्ध है? ये भी एक सवाल है। यह एक वाजिब चिंता है, बिल्कुल। लेकिन सिद्धांतों पर आधारित दृष्टिकोण का मूल मकसद कर्मचारी कल्याण और व्यक्तिगत न्याय है। ये पक्का करने पर केंद्रित है कि कर्मचारी की असली कमाई का सही हिस्सा उसकी रिटायरमेंट बचत में जाए। यह देखता है कि क्या कोई भत्ता सच में वेतन का हिस्सा है या नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई गणितीय फॉर्मूला उसे बाहर या अंदर कर रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि योगदान केवल नियमित और निश्चित आय पर हो, जो सामाजिक सुरक्षा का मूल सिद्धांत है।
मैं व्यक्तिगत न्याय की बात समझती हूँ, लेकिन 50% नियम व्यापक सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को बेहतर ढंग से हासिल करता है। यह वेतन आधार के लिए एक न्यूनतम सीमा, एक फ्लोर तय करके बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा आधार पक्का करता है। भले ही ये कुछ मामलों में, जैसे आपने ऊंचे प्रदर्शन बोनस का जिक्र किया, अधूरा लगे, ये लाखों कर्मचारियों के लिए पीएफ योगदान में बढ़ोतरी पक्का करेगा, खासकर उन सेक्टरों में जहां कम मूल वेतन और ज्यादा भत्तों का चलन आम है। इससे कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड, रिटायरमेंट कॉर्पस में लंबे समय में वृद्धि होगी। हाँ, हो सकता है कि हाथ में आने वाला वेतन, टेक होम सैलरी थोड़ा कम हो जाए, लेकिन क्या रिटायरमेंट सुरक्षा का दीर्घकालिक लाभ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? और एक और बात, क्या सिद्धांतों पर आधारित प्रणाली सच में सभी कर्मचारियों को बराबर सुरक्षा देती है, या ये सिर्फ उन मामलों में कारगर होती है जहां मुकदमा होता है और कर्मचारी या यूनियन उसे अदालत तक ले जा पाते हैं? देखिए, मेरा सारांश ये है कि सिद्धांतों पर आधारित न्यायिक ढांचा, जैसा विवेकानंद विद्या मंदिर फैसले ने स्पष्ट किया, वेतन संरचना में हेरफेर रोकने और बुनियादी मजदूरी की अवधारणा के मूल उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म और कंपनी पर सबूत का बोझ डालना कर्मचारी के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करता है। हाँ, इसमें व्याख्या की गुंजाइश है, लेकिन यही गुंजाइश लचीलापन देती है और खास परिस्थितियों में न्याय सुनिश्चित करने की क्षमता रखती है, जिसे एक कठोर गणितीय फॉर्मूला अनदेखा कर सकता है। और मेरा सारांश ये है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता का 50% नियम 7 दशकों की अस्पष्टता और अंतहीन मुकदमेबाजी का एक जरूरी और मैं कहूंगी स्वागत योग्य विधायी समाधान है। यह निश्चितता, पूर्वानुमेयता और व्यापक अनुपालन का वादा करता है। यह व्यवस्थित रूप से वेज स्प्लिटिंग को संबोधित करता है और सभी कर्मचारियों के लिए एक न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा आधार की गारंटी देता है। हालांकि इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जैसा हमने चर्चा किया, लेकिन लंबे समय में मिलने वाली स्पष्टता, सरलता और प्रवर्तन में आसानी का लाभ कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तिपरक व्याख्याओं से हटकर वस्तुनिष्ठ गणना की ओर एक जरूरी कदम है। स्पष्ट है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है और वेज स्प्लिटिंग एक गंभीर समस्या है जिसे हल करने की जरूरत है। हाँ, इस पर कोई दो राय नहीं। मुख्य असहमति इस बात पर है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है, एक लचीला, सिद्धांतों पर आधारित न्यायिक दृष्टिकोण या फिर एक कठोर, फॉर्मूला आधारित विधायी नियम। निश्चितता बनाम न्याय और लचीलेपन के बीच का संतुलन, यही यहाँ केंद्रीय तनाव बना हुआ है। ये वाकई एक जटिल संतुलन है। बुनियादी मजदूरी की परिभाषा का मुद्दा भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे के लिए केंद्रीय है और इसके दूरगामी नतीजे हैं। चाहे वो विवेकानंद विद्या मंदिर के तहत सिद्धांतों की व्याख्या हो या सामाजिक सुरक्षा संहिता के 50% नियम का संभावित अनुप्रयोग, दोनों दृष्टिकोणों का उद्देश्य तो कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित करना ही है, पर वे साफ तौर पर अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। और ये विषय कंपनियों, कर्मचारियों और नीति बनाने वालों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण बना रहेगा, खासकर जब सामाजिक सुरक्षा संहिता का पूरा लागू होना करीब आ रहा है। उपलब्ध स्रोत सामग्री, जिसमें अदालती फैसले और कानूनी पाठ शामिल हैं, वो इस जटिल मुद्दे की विभिन्न परतों और इसके विकास को और गहराई से समझने के लिए वाकई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।